नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप देख रहे हैं मंथन। गुजरात का सियासी रण दिलचस्प हो गया है। मोदी के गढ़ में राहुल और केजरीवाल की हुंकार ने वोटरों को रिझाने का काम किया है, लेकिन बात अब औकात पर आकर अटक गई है। मोदी औकात की बात कर रहे हैं और राहुल आदिवासियों की। औकात और आदिवासियों के बीच केजरीवाल बार बार एक मौका मांग रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। तो मंथन में हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि विक्टिम कार्ड जिताएगा या फिर जज्बात काम आएगा। मोदी वही खेल खेल रहे हैं जो उन्हें हमेशा चुनावी खेल की बात कर रहे हैं जिताता है। उन्होंने तेलंगाना में विपक्ष की गलतियों को एक तरीके से पोषण का सोर्स बनाया और अब गुजरात में पीएम ने कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान पर एक तरीके से चुनावी महाभारत खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के लाल मोदी इन दिनों 3 दिन के चुनावी दौरे पर हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नवसारी में उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, कांग्रेस पार्टी उनके निशाने पर रही और उन्होंने इस बात को बहुत मजबूती के साथ में कहा कि जो लोग सत्ता से बेदखल हैं वो सत्ता के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें बिनौला और मूंगफली का मतलब नहीं पता है, उसमें फर्क नहीं पता है, वो आपके बीच हैं। सुरेंद्रनगर की सभा में मोदी ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं, मेरी औकात ही क्या है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि चुनाव में पीएम मोदी को औकात दिख जाएगी और यहां तक कि जब पटेल से तुलना वाली बात पर उन्होंने कहा था कि पटेल के सामने मोदी की क्या औकात है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को औकात दिखा देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के चुनावी सभाओं में कह रहे हैं ये अहंकार है भाइयों, अहंकार। मोदी को औकात दिखा देंगे। अरे माई बाप, आप तो राज परिवार से हैं, मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। ये प्रधानमंत्री वहां के सभाओं में कह रहे हैं तुम मेरी औकात मत दिखाओ, मैं तो सेवादार हूं, नौकर हूं, सेवादार की कोई औकात होती नहीं है। मोदी जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नीच कहा, नीची जाति का कहा, तुमने मौत का सौदागर कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा, तुम औकात बताने की आप बात अब कर रहे हो, हमारी कोई औकात नहीं। मेहरबानी करके विकास के मुद्दे की चर्चा करो। विकास गुजरात बनाने के लिए, विकसित गुजरात बनाने के लिए मैदान पे आ जाओ। औकात बनाने का खेल छोड़ दो भाई। ऐसे भाषण मोदी जी पहले भी लगातार देते रहे हैं और ये उनके मास्टर स्ट्रोक भी साबित होते रहे हैं और जनता उन्हें वोट देती रही है अपना प्यारा लाडला नरेंद्र भाई मानकर। क्या इस बार ये दोबारा वो करिश्मा हो पाएगा? क्योंकि इसके बाद लगातार गुजरात के रण में पहली बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कूद गए। यात्रा जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो महाराष्ट्र क्रॉस कर चुकी है, 75 दिन हो चुके हैं। यात्रा को विराम दिया गया और राहुल गांधी सूरत जा पहुंचे। सूरत और राजकोट में उनकी आज रैलियां थी। राहुल गांधी ने मोदी पर वार पलटवार किया, जज्बाती हुए। उन्होंने आदिवासियों का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासियों का तो हक हमेशा भारत में सबसे पहले रहा है और वही भारत के असल और सबसे पहले मालिक हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें वनवासी कहती है। आदिवासियों की तरफ मुखातिब होकर राहुल कहते हैं कि आपको बीजेपी वनवासी कहती है, वो आपको आदिवासी नहीं कहते, आपको वो दर्जा नहीं देते। राहुल ने रैली में इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस ही आदिवासियों की रक्षा के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट लेकर आई थी, इसके जरिए ही आपको आपकी जमीन वापस करने की तैयारी थी, लेकिन बीजेपी ने इस कानून को कभी लागू नहीं होने दिया। रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बचपन में वो एक किताब पढ़ा करते थे, उन्हें उस किताब के जरिए ही पता चला था कि आदिवासी ही इस देश के असल मालिक हैं। पहले आप दोनों को हम सुनाते हैं, फिर मंथन करेंगे। ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात
मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો મેદાનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ રવા દો ભાઈ। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का यह मतलब है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, और यह देश आपका है, था और रहेगा। दोनों नेताओं को आपने सुना। नरेंद्र मोदी ने पूरा पुराना हिसाब किताब चुकता कर लिया। ऐसा कोई भी बयान नहीं छोड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, चाहे सोनिया गांधी ने और चाहे जिसने उनके खिलाफ दिया होगा, अब तक सारा पुराना आर्काइव निकालकर, पूरा कच्चा चिट्ठा निकालकर पब्लिक के बीच आ गए। ये तो लग ही रहा था जिस दिन मधुसूदन मिस्त्री ने ये फाउल खेला था, उस दिन लग ही रहा था कि जब नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गुजरात में उतरेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो बहुत बहुत चतुर पॉलिटिशियन हैं, जबरदस्त नेता हैं, पब्लिक कनेक्ट है। एक एक हिसाब उन्होंने कर लिया। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो बार बार ये कह रही थी कि बीजेपी ने जो 27 साल का शासन है गुजरात में, उसके विकास की बात नहीं करती, इधर की बात करती, उधर की बात करती, हिंदुत्व की बात करती, कश्मीर की बात करती, मंदिर की बात करती, विकास की बात नहीं करती। आज नरेंद्र मोदी ने ये बताने और जताने की कोशिश की कि आप लोग फालतू की बातें करते हैं, आप लोग ऊंच नीच औकात ये बातें करते हैं। वो तो विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं और विकास की डिबेट करना चाहते हैं, और गुजरात मॉडल को उन्होंने पेश किया। सुरेंद्रनगर और नवसारी के सभाओं में उन्होंने कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है। इस मुद्दे को पकड़ कर रखे हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं चुनाव भर। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के हाथ अगर कोई मुद्दा लग गया तो उसे वो मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए। लगातार उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई वो लोग आपके पास वोट मांगने आए जो सत्ता से बेदखल हैं, वो कह रहे कि मैं तो बेटा हूं, आपके वोट से जो ताकत है मेरी वही ताकत है। आपके जो वोट की ताकत है, इन गुजरातियों की वोट की ताकत जो है, उसी से वही मॉडल पूरे देश में चल रहा है। वही पूरे देश में मेरी ताकत है जो आपके वोट की ताकत है। और उन्होंने कहा कि गुजरात की माताएं बहनें
उन्हें अपने भाइयों, अपने बेटों जैसा प्यार करती हैं। नो डाउट नरेंद्र मोदी को गुजरात में बहुत सारे लोग चाहते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये और उन्होंने बार बार ये कहा कि भाई मेरी कोई औकात नहीं है। एक ये चुनावी दांव, मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चला। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसान परेशान है, नौजवान युवा बेकार है, युवा बेरोजगार है। और आदिवासियों की बात की, सूरत में और राजकोट में उनकी सभाएं थी। 27 सीटें वहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है आदिवासियों की हैं। और कांग्रेस का फोकस और सारे दलों का फोकस भी आदिवासी वोट बैंक है। केजरीवाल भी उनकी बात करते हैं और केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई सबको देखा बार बार, हमको देखो अब की बार। ये नारा है। मेहमानों का पैनल हमसे जुड़ गया है, ऐसी इत्तला हमें दी गई है, परिचय करा देते हैं। गुजरात के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु भयानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भयानी जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका। हितेश पटेल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटेल साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार आपका। निशांत रावल साहब कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ गए। रावल साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। और देश के जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से जुड़ गए हैं। बिलाल भाई बहुत स्वागत, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मंथन की शुरुआत हिमांशु भयानी साहब से करते हैं। हिमांशु जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक, जो उनका अपना अंदाज है, पिछले दिनों जब मधुसूदन मिस्त्री ने एक लूज बॉल फेंकी, उसके बाद ऐसा लगा, आपने कहा भी था कि जब नरेंद्र भाई आएंगे मैदान में तो फिर मामला अलग होगा। आज पुराना चिट्ठा उन्होंने 10-15 साल का पूरा निकाल लिया और हर सभा में वो यही कहते रहे कि भाई मैं तो बेटा हूँ, मैं तो हूँ जो आप कह रहे हैं, मेरी क्या औकात है, मैं तो कामदार हूँ, सेवादार हूँ, नामदार नहीं हूँ। बहुत सारी बातें नरेंद्र भाई ने वहाँ कही। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आदिवासियों का मुद्दा उठाया, युवाओं का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया। और केजरीवाल कह रहे हैं सबको देखा बार बार, हमको देखो अब की बार। किस तरीके का वहाँ, किस तरीके क्या ये ट्रायंगुलर फाइट और अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है? और नरेंद्र मोदी का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, इसे किस तरीके से देखते हैं हिमांशु भाई? देखिए, बहुत क्लियर बात है। ये मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे भी कहा था कि अगर आप कांग्रेस अगर कहीं सोच रही है कि चौका छक्का हमने लगा दिया तो वो बॉल ऊपर जाएगी, उछलेगी और कोई कैच कर लेगा। और मैच का उसूल होता है पकड़ो कैच जीतो मैच। तो ये कैच कर लिया बीजेपी ने और नरेंद्र भाई ने खास करके। तो मुझे लगता है कि अब ये राजनीति उस लेवल पे वापस आ गई जहां पे नरेंद्र भाई जो है वो सब लेके आएंगे बातें और एक विक्टिम कार्ड और बेसिकली एक जिसे बोले कि एक सिंपैथी वेव बिल्टअप होगा उनकी कि देखिए ये मतलब इतना काम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके लिए एक ऐसी लूज टॉक्स या ऐसी बात आ रही है। हालांकि इस वीडियो को अगर आप ट्विटर पे ट्रेंड में देखेंगे तो ट्विटर में बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया है। जब इन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य परिवार से हूं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रोल किया है कि हम भी चाहते हैं कि हम उन सामान्य परिवार से आए जहां दिन में 5 बार इंसान कपड़े बदल सके। तो आज के टाइम में एक प्राइम मिनिस्टर की डेजिग्नेशन पे, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक पावरफुल पोजीशन है, आप समझ लीजिए जी। तो उस लेवल से अगर ये बात आएगी तो थोड़ा उसमें डेफिनेटली आज का मतलब एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो सोशल मीडिया जानता है, वो कहीं ना कहीं जवाब देगा कि भाई साहब ये रहने दीजिए। तो मेरे ख्याल से जैसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलती है, नरेंद्र मोदी जी को भी मुझे लगता है कि इन मुद्दों को इग्नोर करना चाहिए। बट मजबूरी क्या है बीजेपी की इस बार कि अगर आप विकास और प्रगति की बात करेंगे तो मोरपी का झूलता हुआ पुल नजर आ रहा है। हाँ हिमांशु भाई, राहुल गांधी ने कहा कि गुनाहगारों को बीजेपी बचा रही है, 150 लोग मर गए, 47 बच्चे हैं। आज इस मुद्दे को उठाया बड़ी मजबूती से राहुल गांधी ने। कोर्ट ने भी कुछ संज्ञान लिए हैं, तो इस मुद्दों पे बात अगर करेंगे तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला चल रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप डेवलपमेंट और इसकी बात करेंगे तो ये डिबेट के मुद्दे आएंगे। अगर आप मान लीजिए हिंदुत्व का मुद्दा लेके आते हैं तो लक्ष्मी गणपति की जो प्रतिमा है वो नोटों पे क्यों नहीं है, ये बात आएगी। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लड़के नदी में कूद गए इमीडिएटली और लोगों की लाशें निकालने में मदद की मोरबी में, तो ये बातें आएगी। तो आप सब जगह से जब घिर चुके हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप ये पिछले पुराने वाले जो चीज है, मौत का सौदागर, नीच कहा, ये लेके आएंगे।
बेसिक्स की राजनीति बनाम प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व वाली जो राजनीति, उसके सामने ये पूरी लड़ाई अभी शुरू हो चुकी है। धरातल पे ये परिस्थिति है कि परसों अल्पेश कथीरिया की सभा सूरत में खचाखच गई, उसके वीडियो भी बहुत वायरल हुए। कल नरेंद्र मोदी जी की सभा जो धोराजी में थी, जहां पे 5 बैठकें, मतलब जेतपुर, पोरबंदर, उपलेटा, धोराजी और गोंडल, 5 बैठक से लोगों को आना था, तो कहीं ना कहीं कुर्सियां खाली नजर आई। प्राइम मिनिस्टर की सभा में बेसिकली तो लोगों को लाना ही नहीं चाहिए। और जब इतवार की शाम हो सौराष्ट्र में, मतलब माहौल ऐसा होता है कि लोग दोपहर को सो के फ्रेश होके बैठे होते हैं, तैयार होके घूमने के लिए कहीं, तो ऐसे माहौल में आपको लोग इकट्ठा करने पड़े, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और कल क्लास भी लग चुकी है, ऐसी बात आ रही है कई लोगों की इसके बाद। और उसके बाद एक बयान आया जिसमें जामजोधपुर में परसोत्तम रूपाला की सभा है वो रद्द की गई। और आज अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तब एक बात और आ रही है कि अमित शाह जी का कुछ प्लेन में टेक्निकल रीजंस की वजह से भुज की सभा उनकी रद्द कर दी गई है। तो ये सब जो चीजें हो रही है आज भुज में, आज मतलब खंबाड़िया में भी जिस तरीके से अमित शाह साहब की जो रैली थी उसमें भी कुर्सियां खाली नजर आ रही थी। तो ये होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सभाओं में कुर्सियां खाली, ये बहुत कुछ इंडिकेट कर जाता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जो आज रैली की अमरेली में, वो भी खचाखच गई। राहुल गांधी की आज रैली राजकोट में और सूरत में, वो भी खचाखच, मतलब वही शास्त्रीय मैदान जहां से राहुल ने संबोधन किया। एक जमाने में 80 और 90 के दशक में विद्यार्थी काल में हम जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने या अडवाणी जी को सुनने, जब वो रथ यात्रा लेके निकले थे तो ये मैदान भरा पड़ा रहता। तो आज ये सीन है कि राजकोट में जब सभा होती है, राजकोट में जैसे नरेंद्र भाई की सभा हुई तो 3 पंडाल में से कई पंडाल खाली नजर आए थे। तो ये क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा। बीजेपी भी खुद, मतलब जिस तरीके से बातें आ रही है कि कल बीजेपी में जब, मतलब धोराजी का जो मैटर हुआ, जिस तरीके से उसकी तस्वीरें वायरल हुई, न्यूज चैनल्स पे चला। मैं तो एक्चुअली एक न्यूज चैनल पे डिबेट पे था जीएसटीवी में, और तब ये खबर आई और तब मुझे भी एकदम हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है। धोराजी बहुत छोटी जगह है, तो वहां पे आप जमावड़ा कर करके कितना करेंगे। अब अगर उसमें भी खाली है तो क्या सीन होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब इंडिकेट कर रहा है कि मुकाबला तिकोनिया है, पूरा का पूरा तिकोनिया है। बीजेपी के पास कमिटेड 1.25 करोड़ कार्यकर्ताओं की अगर वोट बैंक लेके चले तो 36% वोट है, लेकिन पावर में आने के लिए आपको 40% वोट चाहिए। तो उसके मुताबिक आपको 1 करोड़ 40 लाख मत चाहिए रहेंगे, तो वो 15 लाख। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। हिमांशु भाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हितेश भाई जुड़े हैं, हितेश भाई पटेल, बहुत ही, चूंकि पटेल कम्युनिटी का बहुत दारोमदार है, दोनों तीनों तरफ हर आदमी चाहता है कि भाई पटेलों के वोट हमें मिल जाएं। हितेश भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हितेश भाई, क्या आपकी 27 साल से वहां सरकार है, विक्टिम कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है नरेंद्र भाई को वहां? चौहान जी, नरेंद्र मोदी जी को विक्टिम कार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना शासन चला रही है और भारतीय जनता पार्टी हर एक कम्युनिटी को साथ में लेके जब चलती है, और आपने बताया कि भी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, आज आप जो भी बोल रहे हैं, पटेल कम्युनिटी हो या आदिवासी हो या ST/SC हो, कुछ भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही चीज है, सबका साथ और सबका विकास। गुजरात के अंदर जिस तरह से विकास लेके भारतीय जनता पार्टी चली है, और आज 27 साल से जब पार्टी काम कर रही है, गुजरात में जो चीजें थी, आज पानी घर पे पहुंचाने के लिए, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, या तो एजुकेशन हो या हेल्थ हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उसकी सरकार ने कहीं ना कहीं विकास को आगे लगाया है। और ये डबल इंजन की जो सरकार है वो इस तरह से गुजरात के लोगों का काम कर रही है कि हर बार चुनाव आता है, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, संसद का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, हर एक लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। नरेंद्र मोदी का एक बड़ा नेतृत्व है, और आज गुजरात के साथ जुड़े हुए नरेंद्र मोदी जो आज पूरा भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और भारत को जिस तरह से इंटरनेशनल में अपनी एक अलग छवि बना के रखी है, वो गुजरात के लिए गौरव की बात है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात करे, उनको हमेशा नीचा देखने की बात जो कांग्रेस के अलग अलग लीडर हमेशा करते रहते हैं, तो गुजरात के लोगों को पता है, और गुजरात के लोगों को ये सहन नहीं करेंगे। अगर आप हितेश भाई, क्या ये मुद्दा बनेगा? नरेंद्र मोदी का अपमान मुद्दा है बीजेपी का, हितेश भाई? लोगों जानते हैं कि भी नरेंद्र मोदी जो है
उन्होंने गुजरात के लिए क्या किया और आज भारत के लिए क्या कर रहे हैं और भारत को कहां लेके जाए आगे इंटरनेशनल लेवल पे, एक नई छवि के साथ, नई सोच के साथ, हर एक लोगों के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री को अगर आप ऐसी भाषा के लिए आप बात करोगे। ठीक बात है भाई, भाषा का संयमित इस्तेमाल होना चाहिए। हितेश भाई, एक और महत्वपूर्ण सवाल, आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए बीजेपी ने बहुत काम किया, राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने अपने 3-4 दोस्तों को आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन सब कुछ सौंप दी। ये मुद्दा भी आज उन्होंने वहां रखा और आदिवासियों पर ज्यादा फोकस किया सूरत और राजकोट में। हितेश भाई, देखिए चौहान जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उससे अलग अगर आप गुजरात में देखो तो वन बंधु से लेके हर एक आदिवासी एरिया के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, तो वो एक ऐसा बेल्ट था आदिवासी का जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने की भी बात सोचो, उसकी डिपॉजिट भी चली जाती थी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे जिस तरह से पंचमहाल देखो, आप दाहोद देखो, सूरत से लेके डांग तक, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, जिस तरह से उसके उम्मीदवार विजयी होके आते, वही बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से आदिवासी के लिए एक वन बंधु योजना से लेके उनको पूरे राइट जंगल के जब दिए भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, सीआर पाटिल और भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आदिवासी आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोग। ठीक बात है हितेश भाई। चर्चा में निशांत भाई रावल को शामिल कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। निशांत भाई, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल क्यों कर लेती है? कभी सोनिया गांधी, कभी मधुसूदन मिस्त्री, कभी मणिशंकर अय्यर, मतलब आप लोग क्यों कालिदास बन जाते हैं, जिस जाल पे बैठते हैं उसी को काट डालते हैं? निशांत रावल। दुर्गेंद्र जी, देखिए 2022 के चुनाव में मुख्य मुद्दा है जनता के इश्यूज। गुजरात की जनता को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जैसे यहाँ पे 15 से ज्यादा सरकारी पेपर लीक हो गए, जिसकी वजह से युवाओं को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। यहाँ पे 1.5 साल तक जो युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए मेहनत की थी, वैसे भी गुजरात की सरकार ने जो 5 साल पहले प्रॉमिस किया था कि 10 लाख नौकरी मिलेगी, तो वो तो हो नहीं पाई। लेकिन जितनी भी नौकरी उन्होंने देने की कोशिश की, वो सारे पेपर लीक कांड हो गए। गुजरात के युवा आज बेरोजगार पड़े हैं। गुजरात के इंजीनियर के बारे में राहुल गांधी जी ने बोला कि उनको पकोड़ा तलने का स्टॉल खोलना पड़ता है, उनको किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके 10,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है, उनको कहीं पे भी सरकारी नौकरी का तो प्रावधान मिलता नहीं है। एक छोटी सी गुजरात की सरकारी नौकरी थी जिसमें 3,700 वैकेंसी थी दुर्गेंद्र जी, और 23 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। आप देखिए गुजरात की हालत, 40 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार आज गुजरात में घूमते फिरते मिलेंगे आपको। ये लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, मैं बात करूंगा, क्या आपके परिवार में आपके बच्चे को या आपकी बेटी को आप कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पगार के सिस्टम में पसंद करेंगे कि वो 5-5, 10-10 साल यहाँ पे नौकरी करे? 10,000, 15,000 के फिक्स पगार में गुजरात में सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलती है, वो भी परमानेंट नहीं होती है। ये सारे इश्यूज जब राहुल गांधी जी ने डिस्कस किए, ये लोग बात कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फैक्ट नहीं होता, विकास बोलने से नहीं होता। नरेंद्र भाई भी कह रहे हैं कि भाई मुझे नीच कहो, मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो विकास की बात करता हूं। वो कह रहे हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, विकास पे बात करो। आज नरेंद्र भाई ने खुद ही कह दिया कि भाई विकास पे बात करो। दुर्गेंद्र जी, जैसे हिमांशु भाई ने बोला, ये एक्सपेक्टेड था कि नरेंद्र भाई मोदी गुजरात की पिछली यानी जो एंड वाली सभाएं होंगी उसमें ये इमोशनल कार्ड खेलने वाले। वो हर बार खेलते हैं, 2019 की लोकसभा में भी खेले थे, 2014 में भी खेले थे। मुझे एक बात बताइए, गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी का गुजरात राज्य का अध्यक्ष है, उनका एक ऑथेंटिकेट वीडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माताश्री को अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, अभद्र भाषा का प्रयोग। उनके ऊपर ना तो कोई एफआईआर हुई, ना तो उनकी कोई अरेस्ट हुई, 2-3 घंटा दिल्ली पुलिस पकड़ के लेके गई, इंक्वायरी करके छोड़ दिया गया। ये आम आदमी पार्टी के साथ इनके संबंध। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब यहाँ पे दलित नेता और हमारे गुजरात कांग्रेस के एमएलए जिग्नेश भाई मेवानी ने सांप्रदायिक हिंसा ना हो उसके लिए कोई बाबत में एक छोटा सा ट्वीट किया था,
गुजरात के किसी भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को उसका दुख नहीं लगा, लेकिन आसाम के बीजेपी की कार्यकर्ताओं को दुख लगा। उनको पुलिस उठा के लेके गई और ये सिटिंग एमएलए को विदाउट परमिशन, विधानसभा की विदाउट परमिशन, उनको वहां पे 3-3 जाली केस में पकड़ा गया। और वहां की कोर्ट ने बोला पुलिस को, आसाम पुलिस को बोला कि ये गलत बात आपने कर दी है। उस समय क्या कांग्रेस पार्टी ने इमोशनल कार्ड खेला था? क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, कौन से अभद्र भाषा का प्रयोग होता है? क्या राहुल गांधी जी आज की सभा में वो इमोशनल अत्याचार करने लगे थे, इमोशनल बातें करने लगे थे? नहीं, राहुल गांधी जी ने आदिवासियों की जो दिक्कत है गुजरात में उसके बारे में बात की। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए, जब यूपीए सरकार ने पैसा कानून लाने की बात की थी और आदिवासियों को जल जमीन और जंगल की बात की थी, उनके अधिकारों की बात। निशांत भाई, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एक ब्रेक का इशारा हो। निशांत भाई, आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी आज कहा कि हम जब कानून वो लाने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अड़ंगा लगा दिया क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने 3 दोस्तों को आदिवासियों के जल जंगल जमीन देना चाहते थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे जेड। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे जेड। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे जेड। आइए आज ही भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की जेड सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री के अपमान के मुद्दे ने गुजरात के विधानसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। आज जितनी भी सभाएं हुई उनमें प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि भाई मैं तो बहुत सामान्य स्तर का व्यक्ति हूं और मेरी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन काम की बात करो बाबा। बार बार उन्होंने इस बात को कहा। ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु बयानी साहब ने बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताया। कुल मिलाकर क्या ये चुनाव जो मूल मुद्दे हैं, बनाम नरेंद्र मोदी की छवि यानी जो गुजराती उनको चाहते हैं। मैं काम को थोड़ा अलग कर रहा हूँ। बिलाल सब्जवारी साहब के पास चलूँगा। बिलाल भाई, ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये विक्टिम कार्ड की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, कर रही है कि विक्टिम कार्ड, रावल साहब कर रहे हैं विक्टिम कार्ड मुद्दा नहीं है, मूल मसाइलात मुद्दा है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन मुद्दा है, गरीबों की बात है, नौजवानों की बात है, किसानों की बात है। हिमांशु जी भी कई सभाओं का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की सभाओं में सीट खाली होने की बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम रुपाला और अमित शाह जी की सभा कैंसिल होने की बातें कर रहे हैं। ये किस तरीके से आप इससे विश्लेषित करेंगे? दुर्गेंद्र जी, इसमें तो दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी काफी समय से, दशकों से गुजरात में खास तौर से राज कर रही है। तो जब आप इतने लंबे समय से राज करते हैं किसी भी राज्य में, तो ये स्वाभाविक है एक एंटी इनकम्बेंसी की जो संभावना है वो
वो स्थापित हो जाती हैं या वो उत्पन्न हो जाती है। एंटी इनकम्पेंसी एक फैक्टर यकीनन है गुजरात के अंदर, और उस एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। विकास जुड़ा होता है, ग्रामीण विकास जुड़ा होता है, और जो मूलभूत सुविधाएं हो तो वो जुड़ी होती है। बहुत सारी चीजें होती है, सरकार की एफिशिएंसी होती है, मंत्रियों का जो एटीट्यूड होता है, व्यवहार होता है, 1000 चीजें होती हैं जो एंटी इनकम्पेंसी डेवलप करके विपक्षीय पार्टियों को मुद्दा देती है ताकि वो सरकार पर हावी हो सके। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खूबसूरत वक्ता है, राजनीति के कुशल वक्ता हैं, और जब जब वो इमोशनल कार्ड्स खेलते हैं उसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। सब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल कार्ड खेलते हैं तो क्या गुजरात की जनता इस माइंडसेट से सोचने के तैयार है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे राज्य से संबंध रखता है, हमारे बीच का है, गुजराती है और प्रधानमंत्री है, तो क्या उसे हराया जा सकता है? इस तरह का एक माइंडसेट काम करता है गुजरातियों के मन के अंदर। एक हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व है जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे बीच से निकला हुआ है, और हमारे ही हम रंग रूप का, हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का आदमी है जो देश का प्रधानमंत्री है। तो क्या उसको हराया जा सकता है, या उसके खिलाफ वोट देनी चाहिए, या उसे हराना चाहिए? एक माइंडसेट होता है जो बड़ा मुश्किल होता है, जिसको ट्रैप करना है कि उसकी डायमेंशन क्या है, वो किस तरह से ट्रिगर ऑफ करेगा, वो किस तरह से प्ले आउट करेगा। यकीनन ट्रायंगुलर फाइट है वहां, और ट्रायंगुलर फाइट जब जब होती है आप देखिए तो बीजेपी का तो एक वोट बैंक, कंसोलिडेट वोट बैंक है, और लोग कहते हैं ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। मैं कह रहा हूं स्ट्रेटेजिकली से ट्रायंगुलर बनाया गया है। मैंने शायद आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि एक स्ट्रेटेजिकल ट्रायंगुलर बनाया गया, जो विपक्ष का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो एंटी इनकम्पेंसी को, निशांत रावल साहब भी वही जिक्र कर रहे हैं, वही उसी तरीके से इटालिया का हवाला देकर वो जिक्र वही कर रहे हैं, घुमा फिरा कर बात वही कह रहे हैं जी। उस एंटी इनकम्पेंसी के भाव को दो भागों में बांट दिया जाए, आप में बांट दिया जाए और कांग्रेस में बांट दिया जाए। देखिए, जब तक बाइपोलर चुनाव होता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो एक संभावना बनती थी कि कांग्रेस शायद कुछ एज ले ले। अगर आप पिछले 2017 की बात करें तो कांग्रेस को 41% तक स्कोर किया, भारतीय जनता पार्टी का 49% वोट बैंक था। कांग्रेस ने 99%, 99 सीट जीती थी, कांग्रेस ने 77 तक स्कोर कर दिया था। तो बाइपोलर चुनाव में तो एक मार्जिन था कि कांग्रेस एंटायर एंटी इनकम्पेंसी को इनकैश कर लेती। लेकिन जब एंटी इनकम्पेंसी दो भागों में विभाजित हो जाती है स्ट्रेटेजिकली, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिलाल साहब, आजकल बीजेपी वाले हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अन्य चुनाव में, वो प्रो इनकम्बेंसी नाम का एक शब्द लेकर आए हैं। वो एंटी की बात ही नहीं कर रहे, वो प्रो इनकम्बेंसी है। वो जहां ज्यादा सरकारें आदि चलती, वो नया शब्द देते हैं कि भाई कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहा था, लेकिन वहां प्रो इनकम्बेंसी काम नहीं की थी। तो प्रो इनकम्बेंसी उन्होंने दिल्ली में भी कहा था, 3 बार केजरीवाल से हारे थे। तो ये सारी चीजें होती हैं। कर्नाटक में वो हारे थे चुनाव येदियुरप्पा के सरकार में। देखिए, ये एक आर्टिकुलेशन है, भारतीय जनता पार्टी का एक आर्टिकुलेशन है, बहुत ही आर्टिकुलेटेड पार्टी है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड खेलती है, अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट उनके पास है। लेकिन ये इसमें दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कंसोलिडेट वोट बैंक है। अगर हम पिछले इन गुजरात के चुनावों के सेंटिमेंट्स को या स्ट्रैटेजी को आप उत्तर प्रदेश से रिलेट करें, तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश से पहले चरण में पूरी तरह साफ हो गई। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने स्कोर कर रखा था। तो देखिए, ये तब था जब बाइपोलर चुनाव हो रहा था, मायावती किसी तरह फ्रेम में नहीं आ पाई थी। तो ये देखने की बात होगी ग्राउंड पर किस तरह के कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, कौन सा मनोविज्ञान काम कर रहा है, कितना मन है लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हटाने का, और अगर वो हटाना चाहते हैं तो वो कितना स्ट्रेटेजिकल वोट करते हैं। या तो वो एक तरफा जाए, पाले में कांग्रेस के जाए, या फिर आप पार्टी के पाले में जाए, तब तो उस कंडीशन में तो हटाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने का मार्जिन तो आज भी मौजूद है। वो बात अलग है कि आप पार्टी शहरों में भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस परेशान कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी फिलहाल मेरे को कांग्रेस का ही
पलड़ा भारी मिलता है, जिस तरह से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से लिए, वहां के रिपोर्टर से बात की है। लेकिन चुनाव बड़ा टैक्टिकल है, लेकिन इसमें अभी भी गुंजाइश है भारतीय जनता पार्टी की निकलने की। बिल्कुल ठीक है निशांत रावल साहब। बिलाल साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि भाई बहुत सारे फैक्टर हैं। पिछले बार आपके साथ पूरे तरीके से पटेल थे, मतलब पूरी तरीके से मतलब बहुतायत पटेल थे, आपके हार्दिक पटेल साहब उनका चेहरा थे। इस बार तो जो ट्रायंगुलर हो रहा ना, उसमें तो दिक्कत नहीं आ रही आपको क्या? दुर्गेंद्र जी देखिए, 2017 का जो चुनाव था वो एक्चुअली में, आप मेरी बात समझिए, वो एक आंदोलन का दौर चला था, एक सामाजिक आंदोलन का दौर चला था। उसके साथ एक पर्टिकुलर समाज जुड़ा हुआ था। तो अभी जो 2022 का जो चुनाव है वो तमाम वर्ग के और तमाम प्रोफेशन के लोग परेशान हैं। गुजरात में एक भी प्रोफेशन ऐसा नहीं होगा दुर्गेंद्र जी, आप 3 महीने का 6 महीने का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। पुलिस विभाग से लेके डॉक्टर, वकील, आंगनवाड़ी की बहनें, अपने खेडूत, किसान, सारे के सारे वर्ग, इवन माजी सैनिक का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था गुजरात में, आपको पता होगा। उसमें एक माजी सैनिक की वो शहीदी भी हुई थी पुलिस के साथ झपट में, ठीक है। तो गुजरात में एक भी प्रोफेशन का वर्ग ऐसा नहीं है जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके पहले गांधीनगर हेडक्वार्टर में सचिवालय सरकार के सामने ना बैठा हो। यानी हर कोई इंसान आज गुजरात में देखिए, जैसे साहब ने बोला कि गुजरात में 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, ठीक है। यहाँ पे 4 सिटी है, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और भावनगर, राजकोट। ये जगह से जहाँ पे कांग्रेस को हर बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वोट। हाँ सर, बहुत बड़ी संख्या है यहाँ सीटों की, मुझे लगता है 50 से ऊपर सीटें हैं। 40 से ज्यादा सीटें हैं। वहां पे कांग्रेस अपनी कड़ी मेहनत कर रही है, गली गली में जाके लोगों को राहुल गांधी जी का वचन समझा रही है। आदिवासी बेल्ट आप देख लीजिए, जो मध्य गुजरात जोन है, वहां पे 27 सीट्स है, जिसमें से कांग्रेस 15 सीट जीत के आई थी और हर बार जीतती है। और इस बार भी परफॉर्मेंस हमारा वहां पे बहुत अच्छा रहने वाला है। हितेश भाई कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए बीजेपी से बढ़िया काम किसी ने किया नहीं, हितेश भाई कह रहे हैं। नहीं, अगर किया होता 27 साल का हम रिकॉर्ड चेक कर ले, अगर किया होता तो 27 में से 15 सीटें कांग्रेस को ना मिलती और 2 सीटें दूसरी जो एक पार्टी है उसको, यानी 17 सीटें, मेजोरिटी सीटें किसी और को ना मिली होती, बीजेपी के पास गई होती। इन्होंने केवड़िया, आपने बार बार प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना होगा, केवड़िया केवड़िया केवड़िया। सरदार पटेल का स्टैच्यू जब बना था, उसके आसपास का जो केवड़िया का इलाका इन्होंने डेवलप किया, आदिवासी की जल जंगल जमीन ले ली, लेकिन उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, उनको प्रस्थापित किसी और जगह पे नहीं किया गया, बस जमीनें ले ली, ठीक है। आज आदिवासी की यहाँ पे ये हालत है, जो मध्य गुजरात का इलाका है, आदिवासी लोगों को 100-200 किलोमीटर सिटी एरिया में अपना रोजगार ढूंढने के लिए रोज सुबह आना पड़ता है। उनके पूरे इलाके में रोजगार की कोई फैसिलिटी नहीं है। आपने सुना होगा जब कोरोना काल था तो आदिवासी बेल्ट के 14 जिले ऐसे थे जहां पे सर वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं थी, उनको सिटी में आना पड़ता था अगर वेंटिलेटर लेवल पे वो जाते थे। ये सनातन सत्य में बोल रहा हूं, ये गुजरात की हकीकत बोल रहा हूं। आप जब मॉडल की बात करते हो, मेरा क्वेश्चन एक ही है बीजेपी के प्रवक्ता से, कि आप जब मॉडल की बात करते हो तो हर एक फील्ड में नंबर 1 उसका मतलब होता है मॉडल। शिक्षा देख लीजिए आप, आदिवासी के इश्यूज देख लीजिए आप, दलितों के इश्यू देख लीजिए आप, कहीं पे भी नंबर 1 की पोजीशन तो दिखती नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए आप, 80% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो कांग्रेस ने बना के दिया था इन लोगों को, तो उन्होंने सिर्फ लिपापोती की, नया कलर लिया, नए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन पाए। यूनिवर्सिटी के ले लीजिए आप, या पुलिस विभाग के ले लीजिए आप, तो कौन से मॉडल की आप चर्चा करते हो? ठीक बात है, हितेश भाई से पूछ लेते हैं, बहुत सारे सवाल ज्यादा इकट्ठा हो गए आपके, पूछ लेते हैं। हितेश भाई जवाब दीजिए। दुर्गेंद्र जी, मुझे इतना ही बताना है कि जैसे बात कर रहे हैं निशांत जी, तो उनके 8 बार रहे विधायक मोहन सिंह राठवा कांग्रेस छोड़ के उनका पूरा परिवार के साथ परिवारवाद को आप समझो, उनके बच्चे को निशांत भाई आप सुनिए तो सही, हमने मना कर दिया था। निशांत भाई हितेश भाई को सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, रिएक्शन लेंगे, एक बार उनको सुन लीजिए। आपके बेटे को टिकट नहीं मिलेगी। आप देखो, आपका एमएलए था, हमारा तो नहीं था ना। मोहन सिंह राठवा कांग्रेस छोड़ के और 8 टर्म रहे आपके साथ। निशांत भाई हितेश भाई को थोड़ा बोलने दीजिए, फिर मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं, बोलने दीजिए उनको। आप निशांत जी अभी आप बात तो सुनिए, सुनने की भी बात तो रखिए। आप नहीं सुनते इसलिए आप गुजरात में पावर में नहीं आए,
और आने वाले भी नहीं है। सुनने की चीज रखी है पहले। आप सुनना चाहते नहीं है ना? नहीं, आपने बोला था परिवारवाद नहीं होना चाहिए। अरे आपके तो 5-5 ग्रुप है। क्यों दी आपने? आपके तो 5 यानी आपके कार्यकर्ता सिर्फ कुर्सियां साफ करेंगे? अरे आपके तो 5 लीडर है। आपका कार्यकर्ता कहाँ जाता है उसको पता नहीं है। कांग्रेस वालों को मंत्री बना देते हैं आप लोग। कांग्रेस वाले चौहान जी आप देखो, गुजरात में मंत्री बनना है तो एक रूट है। आप गुजरात में मंत्री बनना है तो एक रूट है। निशान जी हितेश भाई को जरा बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए, रिएक्शन दीजिएगा उनको, कौन कहने दीजिए। देखिए जब आप बोल रहे थे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया बीच में। प्लीज बोलिए हितेश भाई। जी भाई बोलिए। एक प्रवक्ता होने के नाते बोलता हूं मैं आपको, आपको वो देखना चाहिए कि मैं आपकी बात बोलिए। आप बोलिए, हाँ बोलिए आप बोलिए। और गुस्सा मत होइए, बोलिए। भाई बोलेंगे तो आपको जबरदस्त मिर्ची भी लगती है, इसलिए बोलिए। आपके नेता भी ऐसे होते हैं। आप बोलिए। मिर्ची आपको लगाता मेरा कहने का बात यही है, मिर्ची लगाता हो। अरे मुझे कोई मिर्ची नहीं लगती है। आप बोलिए। गुजरात की प्रजा, आप जो बोल रहे थे कि थोड़े टाइम पे पहले कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन हुआ, कोविड के बाद बाई इलेक्शन हुआ और उसमें थंबिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, आदिवासी एरिया भी आ गया। आप जीतू भाई चौधरी को भी जानते हो। अपनी कैरियर में भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 40,000 वोटों से भी ज्यादा लिया था, जो कांग्रेस ने कभी वो सीट 5,000 से ज्यादा नहीं ली थी। और मोहन सिंह राठवा भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? आपका आपस का इतना झगड़ा होता है। गुजरात के अंदर कोई नेतृत्व तो नहीं है आपका। और गुजरात की बात तो छोड़ो, जो 50 साल 40 साल से कांग्रेस में काम कर रहे थे, वो गुलाम नबी आजाद जैसे लोग भी आपको छोड़ गए। अरे वो जंगल जमीन वाली बात हमने की थी हितेश भाई, उसका जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने आदिवासियों के लिए जो कानून ये बनाने जा रहे थे उसमें आपने अलंगा डाल दिया, वो बनने नहीं दिया। आप लोग आदिवासी विरोधी हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। उसका जवाब दे दीजिए। बोल रहा हूँ चौहान जी, अगर एक बार ऐसा था, मैंने 90 से पहले की बात करता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी अपना इलेक्शन में एक भी एमएलए आदिवासी नहीं होता था। आज जब उसका 14-15 आदिवासी जितने जीत के भी आते हैं और आने वाले समय में भी ज्यादा जीत के आएंगे, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज चाहे वो स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाओ, एजुकेशन बनाना हो। आप सरिता गायकवाड़ का देख लीजिए ना, सरिता गायकवाड़ भी आदिवासी एरिया से आई है और आज उसने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लिया है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तभी तो वो बाहर निकले ना। आप लोगों को गुमराह करने की जब बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे सब जो विकास का एक मॉडल लेके चले हैं। आज कांग्रेस की कितनी सत्ता थी पहले, आपका केंद्र शासन भी था, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका एक राज्य क्यों चला गया? क्योंकि आपका ठीक है, बड़ा सवाल है। हितेश भाई जवाब ले लेते हैं, निशांत भाई जवाब ले लेते हैं। बड़ी बात कही आपने। बताइए भाई, आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी सरकारें एक एक करके चली जा रही हैं। निशांत रावल बोलिए। दुर्गेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कोई नॉलेज नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई करे बिना नेशनल चैनल में आ गए हैं। उनको मैं बताता हूँ कि तड़वी जो आदिवासी के नेता थे 2021 में उनकी डेथ हो गई आदिवासी बेल्ट में। क्यों हुई पता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी ये पूरे गुजरात के मीडिया ने इसको कवर किया है, पूरे भारत देश के मीडिया ने इसको कवर किया है। आप कौन सी बात कर रहे हो? आप मोहन सिंह राठवा की बात कर रहे हो। वो मोहन सिंह राठवा को कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक एमएलए बनाया, उनके बेटे को टिकट देने की मना कर दी, परिवारवाद का मना कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। खुद के आपकी पार्टी में आए और आपने टिकट दे दी। अरे आपका नेता ही परिवारवाद है। राहुल गांधी सोनिया गांधी कहां से है? लोगों को राहुल गांधी सोनिया गांधी कहां से है? आपका पूरा कांग्रेस परिवार से चल रहा है। 30 लोगों को आपने टिकट दी। आपके कार्यकर्ता क्या सिर्फ और सिर्फ कुर्सी साफ करने के लिए? क्यों आपको टिकट नहीं देती आपकी पार्टी? कांग्रेस के आए हुए लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। कांग्रेस के आए हुए लोगों को हार्दिक पटेल को टिकट क्यों दी? ये हार्दिक पटेल आपके नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, हिटलर बोलता था, जनरल डायर बोलता था। इसको आपने टिकट दे दी हार्दिक पटेल को। इससे बड़ी शर्मजनक घटना। वो हार्दिक पटेल आपका वाइस प्रेसिडेंट था, कार्यकारी आगे देखिए तो न्यूज़पेपर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस आपत्ति बताइए। सुनिए उसकी हालत क्या हुई कांग्रेस में। हितेश भाई कुछ दिखा रहे हैं, वो निशांत भाई, हितेश भाई जरा देख लीजिए, कुछ दिखा रहे हैं। क्यों छोड़ा?
आप पटेल ये आज पटेल का जिस न्यूज़पेपर तरह है, से हार्दिक का ये आज का अपमान हुआ है, न्यूज़पेपर है, पटेलों का ये अपमान केबल किया है, देखिए, कांग्रेस ये ने केबल हमेशा देखिए पटेलों का दुर्गेंद्र अपमान जी। किया है, अरे चाहे भाई, वो हो पटेल गया पटेल भाई। हो या कोई ये भी बड़ी हो। बात मुझे निशांत बोलने रावल, दीजिए। इसका जवाब लूंगा आपसे, उसके बाद फिर हमारे दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके पास जाऊंगा। निशांत रावल, हितेश पटेल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने पटेलों का अपमान किया हमेशा। भाई पटेलों का अपमान किया, इसका जवाब तो गुजरात की जनता को देना पड़ेगा आपको। हार्दिक पटेल ने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा कांग्रेस? हार्दिक पटेल की वजह से आपको उतनी बैठक मिली थी। ठीक है, जब शांत हो जाइए भाई, थोड़ा गर्मा गर्मी कम रखिए, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। बिलाल साहब, मामला कुछ बड़ा पेचीदा है। हितेश पटेल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ा अपमान किया है पटेलों का, पटेलों की बड़ी कम्युनिटी है वहां। यकीनन पटेल समुदाय भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी रहा है गुजरात के अंदर। एक समय हुआ करता था जब माधव सिंह सोलंकी हुआ करते थे, उन्होंने 142 सीटें जीती थी और बड़ा बड़ा पॉपुलर था वो स्ट्राइकिंग रेट जो आज तक हासिल नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरह से केजरीवाल ने अपने एक पटेल समुदाय और पाटीदार समुदाय में अपनी जगह बनाई है, तो उससे इक्वेशंस मेरे को वहां पर चेंज होती नजर आ रही है। देखिए, गुजरात के अंदर ये बात समझने की है कि जब तक आप गुजरात के अंदर शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे, गुजरात से नहीं हरा पाएंगे, तो जब तक, और खासतौर से मिडिल मध्यवर्गीय जो रेंज है या मध्यवर्गीय परिवार है, उसका एक स्वाभाविक लगाव है बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उस नहीं, नरेंद्र मोदी से लगाओ या भारतीय जनता पार्टी से, दो चीजें हैं वहां पे। भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज हैं लोग, वो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। ये बड़े गजब का इक्वेशन है वहां पे। मैं आ रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी से जो लगाव है नरेंद्र मोदी के कारण ही है वहां पर, इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। लेकिन ये बात समझने की है कि जब तक शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। लेकिन जो मौजूदा इक्वेशन पैदा हुई है, अगर आई एम नॉट श्योर, मैं एक पॉसिबिलिटी में बात करूं, अगर शहरी क्षेत्रों के अंदर आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दबाने में कामयाब रही, आगे निकलने में कामयाब हुई, और ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी को दबाने में, जिस तरह से पूर्व के रिकॉर्ड बने हैं, तो समीकरण बिल्कुल अलग होगा। तो भविष्य के अंदर आप और कांग्रेस की संभावना बनती है सरकार बनाने की वहां, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ट्रायंगुलर के अंदर अभी चांसेस हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उसका डोमिनेशन शहरी सीटों पे बहुत ज्यादा मजबूत है। हिमांशु जी, बिलाल साहब ने कह दिया कि भाई जब तक शहरी क्षेत्रों में आप टक्कर नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को बहुत हराना बहुत मुश्किल है, अपराजय है। और पटेलों का एक मुद्दा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो खुद भी पटेल कम्युनिटी से आते हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा पटेलों का अपमान किया। क्या ये मुद्दा है क्या, पटेलों का अपमान या पटेलों को लेकर? और दूसरा जो शहरी वाली बात कही, हिमांशु जी आप वहां पर ग्राउंड लेवल पर हैं और लगातार घूम रहे हैं गुजरात को। देखिए, शहरी मतदाता, अगर हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट, तो 1.5 करोड़ शहरी मतदाता है, पहली बात, बराबर। और अगर हम रीजन्स की बात करें तो करीबन सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 44 लाख मतदाता है। नॉर्थ गुजरात में कुछ 87 लाख मतदाता है। सेंट्रल गुजरात में कुछ 1 करोड़ 70 लाख मतदाता है। और साउथ गुजरात की अगर हम बात करें तो 91 लाख मतदाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात का, वो करीबन 52% होता है, इसीलिए वो दूसरे चरण में है। और पहले चरण में सौराष्ट्र और साउथ है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन 48% का होता है इन टर्म्स ऑफ सीट एंड इन टर्म्स ऑफ वोटर पॉपुलेशन। तो बिल्कुल शहरी मतदाता इस बार किस तरीके से रुख करेंगे, यही देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से यूपी के चुनाव के दूसरे दिन नरेंद्र मोदी जी ने सीधी की सीधी ग्राम पंचायत की सभा को गुजरात में संबोधित किया था, एक रोड शो करके, और यूपी के चुनाव की जीत का एक कॉन्फिडेंस जो डाला था ग्राम सरपंचों में, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था। एक बात आ रही थी, इसका कोई मतलब एविडेंस नहीं है, बट ये बात राजकीय गलियारों में, सत्ता की गलियारों में चर्चा में थी कि कोरोना को लेकर जो समस्या है उसमें शहरों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और शंका एक सर्वे था कि कंजर्वेटिव फिगर 70 सीट्स। तो इसी वजह से सीधा रुख बीजेपी ने यूपी के चुनाव खत्म होते ही गांव में किया था। लेकिन कांग्रेस द्वारका में जिस तरीके से चिंतन शिविर हुई थी, राहुल गांधी ने जिस तरीके से वो मुद्दा आप ले जाइए गांव में, और खटिया परिषद जिस तरीके से की थी, तो गांव में जा चुकी थी।
आम आदमी पार्टी शहरों में आई, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आम आदमी के मुद्दे भी गांव में तूर पकड़ने लगे। तो बिल्कुल ये फाइट रूरल वोट्स को कैप्चर करने की है। अब इसमें अर्बन वोट्स किस दिशा में शिफ्ट होते हैं ये देखना पड़ेगा। पर जैसे मैंने कहा, कमिटेड वोट बैंक 36% बीजेपी की और 64% में कौन बाजी मारता है, यही मुझे लगता है देखना पड़ेगा और यही सबसे बड़ी चैलेंज है। दुर्गेंद्र जी, मुझे जाना है दूसरे डिबेट पे, तो मैं यहाँ से आपकी छुट्टी लूंगा, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज प्लीज, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दुर्गेंद्र जी, मुझे हेलो जी, मुझे यही बताना था कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से बात कही, वैश्विक बीमारी थी कोरोना, उसमें चाहे कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश, कोई हर एक को मुश्किल पड़ी है। क्या राजस्थान और महाराष्ट्र में कोई नहीं मरा है? और नरेंद्र मोदी का एक विजन था जो वैक्सीन लेके आए, वो टाइम कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे थे कि ये वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। आज उसी वैक्सीन के हिसाब से आज हमारे सामने आप डिबेट में बैठे हुए हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एक विजन था, तो जो कोरोना में उसने काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर ने लोगों के बीच में भी जाके काम किया है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो। और आज ये बीमारी तो वैश्विक थी, और उसमें गुजरात में हुआ नहीं, हर जगह पर हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पर सब कुछ फैसिलिटी पहले से थी। तो मुझे उतना ही बोलना है कि ये नरेंद्र मोदी का एक डिसीजन था, जो उन्होंने एक रस्सी जिस तरह से गुजरात के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर जो जिस तरह से झड़प से उन्होंने लाई है जल्दी से, वो आज बताता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से आगे जा रही है, कितना विकासशील मॉडल है, और पूरे विश्व उसके सामने जुनून में जिस तरह से भारत ने कोरोना को मार किया है, आज पूरा विश्व जानता है, लोग जानता है, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। और यही तो चीजें है, कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है, वो डाउन ग्राउंड रियलिटी में जाती नहीं है, ना तो विरोध में किसकी भूमिका में है। अभी तक आप लोग कांग्रेस की बात बहुत नहीं कर रहे थे। मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि कार्यक्रम अंतिम चरण में है और मैं खत्म करूंगा, तो ये मुझे लगता है आपसे ये आखिरी सवाल होगा। हितेश भाई, अभी तक आप लोग कांग्रेस की चर्चा कोई कर नहीं रहा था, सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लगातार कांग्रेस की चर्चा हो रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां सभाओं में गए, वो कांग्रेस पर ही फायर थे, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के ही इर्द गिर्द रहे। अचानक अभी तक आप लोग क्या मान रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल चली गई है, निपट गई है, अब आपको लगने लगा कि नहीं, कांग्रेस में भी अब दमखम है कुछ? पहले आप और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव करने की स्थिति थी, या फिर ये स्ट्रैटेजी है चुनाव को त्रिकोणीय करने की? नहीं, देखो, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हमेशा, आप 30 साल से भी देख लीजिए, 40 साल से दोनों पार्टी है और दोनों के बीच में ही रहा है। अब जो चुनाव के अंदर मैं देखता हूं कि सेकंड और थर्ड पोजीशन की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ही है। मुझे नहीं लगता है कि गुजरात के अंदर जिस तरह से एक विकास का नया मॉडल और नरेंद्र भाई का नेतृत्व है, और जिस तरह से देश में आज प्रगति हुई हर एक क्षेत्र में, सबका साथ सबका विकास लेके, तो आप मुकाबला किससे मानते हैं? आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं हितेश भाई? ये आखिरी सवाल है, फिर बिलाल साहब के पास जाऊंगा। हमारा मुकाबला नहीं है, हमें पूरा विश्वास है गुजरात की जनता पर, और नरेंद्र भाई ने जिस तरह से गुजरात और भारत को एक नई ऊंचाई की ओर ले गए, ये निश्चित के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आज ऐतिहासिक जीत मिलेगी। ये बार भारतीय जनता पार्टी को अपना पिछला पूरा रिकॉर्ड तोड़ के उतनी सीट आज भारतीय जनता पार्टी को ये गुजरात की जनता नरेंद्र भाई के खेमे में देगी। ठीक बात, ये बात आज नरेंद्र भाई ने भी कही कि भाई बिल्कुल सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। बिलाल साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए दुर्गेंद्र जी, जो जिस डायरेक्शन की ओर मैंने इशारा किया था, जिस पर्सपेक्टिव को मैंने रखा था, उसी को एंडोर्स करके गए हिमांशु भाई। जो मैंने कहा था कि अर्बन सीटों पे जब तक नहीं हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, अब गुजरात से हराना मुश्किल होगा। तो हिमांशु जी जो आपके गुजरात से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी उस बात को एंडोर्स किया है। और कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि मुकाबला बड़ा रोचक है, और ट्रायंगुलर फाइट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एज है। या फिर वो इक्वेशन काम करेगी, अगर शहरी सीटों में भाजपा को आप पार्टी हराने में कामयाब रही, अगर तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां सरकार बनाना। बिलाल भाई, इफ मैंने कहा इफ नॉट श्योर, इफ पॉसिबिलिटी में बात कर रहा हूं मैं, तो अभी एजेस थर्ड ट्रायंगुलर में एज है। अदरवाइज वो फिर इक्वेशन पैदा होगी कि अगर शहरी क्षेत्रों में आप हरा पाती है भाजपा को, और ग्रामीण में
पलड़ा भारी रहता है कांग्रेस का, जिस तरह से उनकी सोशल इंजीनियरिंग इस बार टिकटों में बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया हितेश भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया निशांत रावत साहब का भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल, और हिमांशु भयानी साहब का भी बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में बात भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा को 75 दिन पूरे हो चुके हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जो कीर्तिमान हो सकते हैं, कांग्रेस उसे बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। इस यात्रा का एक वीडियो कांग्रेस ने पोस्ट किया है। हम चलते चलते इस यात्रा की झलकियां आपको दिखाते हैं, तो आप हमको इन 75 दिनों का जो आपको हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उस यात्रा को एक झलक आपको इस वीडियो में, जो 75 दिनों का जो सफ़र है भारत जोड़ो यात्रा का, वो दिखेगा। इसे देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दूरियों से दोस्ती करनी पड़ती है। जब आप चलते हैं दूरियां मिटाने के लिए। 75 दिन पैदल यात्रा कम नहीं होती। बड़ा जिगर चाहिए, बड़े हौसले चाहिए, रात दिन बढ़ते रहने का जज्बा चाहिए, धूप से आंख मिलाने के लिए, आंधियों से लड़ने के लिए, बारिशों से टकराने के लिए। सड़कें कदमों से नाप के, लाखों उम्मीदों को थाम के एक दिन आता है जब आपके बुलंद इरादों के आगे दूरियां थक जाती हैं। कहती हैं अभी मंजिल मिली नहीं, तुम बस बढ़ते रहना, सिर ना झुकाना, मुस्कुराते रहना। कि ये यात्रा प्यार बांटने के लिए है, नफरतें मिटाने के लिए है, क्रांति की मशाल जलाने के लिए है, एक नया सूरज उगाने के लिए है। याद दिलाती हैं दूरियां कि मंजिल दूर सही, पर साथ सारे देश की हिम्मत है। तुम्हें यूं ही चलते रहना है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत जुड़ने तक।